हेलो बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं भूटान आपका अपने यूट्यूब चैनल भूटान पाठशाला में स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई भी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। आज हमारी बच्चों ये बेसिक मैथमेटिक्स की क्लास है। इस क्लास में हम देखेंगे कि प्री डिफेसर और सक्सेसर यानी पूर्ववर्ती और परवर्ती क्या होते हैं। इसमें बहुत गहराई से पूरे यूट्यूब में कहीं कॉन्सेप्ट नहीं बताया गया है। हमने सोचा कि आखिर आपको इस तरीके से बताया जाए कि कहीं भी इस कॉन्सेप्ट में कोई भी कन्फ्यूजन रहे ही ना। तो अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो आपके मन में पूर्ववर्ती और परवर्ती को लेकर कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। बच्चों, आप अगर हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बच्चों, तो देखते हैं प्रीडिफेसर और सक्सेसर क्या होता है। बच्चों, इस कॉन्सेप्ट को हम सामान्य जीवन से जुड़ा एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। आपकी क्लासों से ही लेकर कि कोई क्लास 6 का बच्चा, कोई 4th का है, कोई 3rd का है, इन्हीं सामान्य जीवन से जुड़े एग्जाम्पल को लेकर हम समझेंगे कि पूर्ववर्ती यानी प्रीडिफेसर और सक्सेसर यानी परवर्ती क्या होता है। क्या गणित में ही पूर्ववर्ती और परवर्ती होता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम सामान्य जीवन के एग्जाम्पल को लेकर भी समझ सकते हैं कि प्रीडिफेसर और सक्सेसर का रियल मीनिंग क्या होता है। तो चलिए देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है, मान लीजिए बहुत सारे बच्चे हैं। जैसे ये सारे बच्चे हो गए। क्लास 3rd का एक बच्चा है, 4th का, 3rd, 4th, 6th, 3rd, 4th, 6th। ऐसा कोई भी ज़रूरी नहीं है कि आप इसी सीक्वेंस में बच्चों को लो, किसी भी सीक्वेंस में आप ले सकते हैं। मैंने ले लिया जो मेरे मन में था, आपके मन में जो होगा आप वो ले सकते हैं। बच्चों, वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगी, घबराइएगा नहीं, क्योंकि कुछ अगर कॉन्सेप्ट समझना है तो 2-4 मिनट में उतना अच्छे से नहीं समझ में आता, थोड़ा टाइम देना पड़ता है। एक नोट है बच्चों, बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट है। किसी का प्रीडिफेसर और सक्सेसर हमेशा सेम क्लास का होता है। समझ में नहीं आया आपको? किसी का कहने का मतलब, आप किसी इंसान का पूर्ववर्ती और परवर्ती अगर निकालेंगे तो वो एक इंसान ही आएगा। ऐसा नहीं है कि इंसान का प्रीडिफेसर और सक्सेसर कोई जानवर आएगा। मतलब कि जिस भी क्लास का आप पूर्ववर्ती और परवर्ती निकालना चाहेंगे, हमेशा उसी क्लास के लोग आएंगे। जैसे आप किसी भी पेड़ का पूर्ववर्ती और परवर्ती निकाल रहे हैं तो हमेशा पेड़ ही आएगा। ऐसा नहीं है कि पेड़ का परवर्ती कोई जानवर आ गया या इंसान आ गया, मतलब उसी क्लास के लोग आएंगे। कोई भी आपने प्राकृत संख्या ले लिया और उसका पूर्ववर्ती या परवर्ती निकाला तो वो एक पूर्णांक संख्या आ गई, यानी होल नंबर आ गया। ऐसा नहीं हो सकता। प्राकृत संख्या का पूर्ववर्ती या परवर्ती हमेशा प्राकृत संख्या ही होगी, पूर्णांक संख्या की पूर्णांक ही होगी, पूर्ण संख्या की पूर्ण संख्या ही होगी। यही कहा गया है बच्चों। जैसे एक एग्जाम्पल है बच्चों, इसमें बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। मान लीजिए कि हम एक बच्चे को सेलेक्ट कर रहे हैं, क्लास 3rd के बच्चे को, और इस बच्चे का हमें पूर्ववर्ती और परवर्ती निकालना है। तो देखते हैं कैसे निकालेंगे। आप बच्चे ले सकते हैं, पेड़ ले सकते हैं, जानवर ले सकते हैं, कोई भी संख्या ले सकते हैं, सभी में ये रूल लागू होता है। आपने क्लास 3rd का एक बच्चा लिया। अब आपको कहा गया इस क्लास 3rd के बच्चे का पूर्ववर्ती यानी प्रीडिफेसर और परवर्ती यानी सक्सेसर निकालना है। तो आप क्या करेंगे? हमने क्या बताया? क्लास 3rd का बच्चा है, ये भी एक क्लास हो गई। अब क्लास 3rd के बच्चे का जो प्रीडिफेसर होगा वो भी क्लास 3rd का ही बच्चा होगा, और सक्सेसर जो होगा वो भी क्लास 3rd का ही बच्चा होगा। भले ही इनके बीच में 4th, 5th ये सब बच्चे आ रहे हैं, लेकिन 3rd का जो परवर्ती होगा वो 3rd का बच्चा ही होगा, और जो पूर्ववर्ती होगा वो भी 3rd का ही बच्चा होगा। जैसे इस बच्चे का हमने नाम लिख लिया राम। अगला क्लास 3rd का बच्चा है, इसका लिख लिया श्याम। इसके पीछे क्लास 3rd का बच्चा है,
इसको हमने लिख लिया सत्यम। अब कहा गया कि राम का प्रीडिसेसर यानी पूर्ववर्ती निकालिए। तो आप क्या करेंगे, राम को देखेंगे, राम से आप पीछे देखेंगे, क्योंकि और भी बच्चे बैठे हैं फोर्थ के, और यहाँ देखिए 2 फोर्थ के बच्चे बैठे हैं। लेकिन हमने क्या कहा, जो उसका प्रीडिसेसर होगा वो उसी क्लास का होगा, दूसरी क्लास का नहीं हो सकता। तो राम का प्रीडिसेसर क्या होगा, यानी पूर्ववर्ती क्या होगा। आप पीछे की तरफ मुड़े और देखें कि राम के पहले जब हम 3 स्टेप पीछे चलते हैं तो हमें सत्यम मिलता है, जो कि क्लास 3rd का ही बच्चा है। यानी -3 स्टेप आप पीछे आए तो आपको राम के पीछे एक बच्चा मिला, जो कि है सत्यम, जो इस राम का क्या होगा, प्रीडिसेसर यानी पूर्ववर्ती होगा। राम का पूर्ववर्ती कौन है, सत्यम। इतनी बात समझ में आई। लेकिन ध्यान ये रखना है, अगर हमने सत्यम को राम का पूर्ववर्ती कह दिया, क्योंकि राम के पीछे सत्यम ही है और राम और सत्यम के बीच में अब कोई और 3rd क्लास का बच्चा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज हम सत्यम को राम का पूर्ववर्ती यानी प्रीडिसेसर नहीं कहेंगे। यानी किसी का भी पूर्ववर्ती उसके जस्ट पीछे जो उसी के क्लास का होता है उसी को कहते हैं। अब जैसे आपसे पूछ लिया जाए राम का परवर्ती यानी सक्सेसर क्या होगा, तो आप यहाँ से चलें, आप देखें अगला बच्चा 4th क्लास का है, ये तो राम का सक्सेसर नहीं हो सकता है, क्योंकि राम की क्लास जो है वो 3rd है, 3rd क्लास का ही बच्चा सक्सेसर होगा। अब 4th के बाद गए तो अगला बच्चा 6th क्लास का है, पर इसके बाद जो तीसरे स्टेप में बच्चा मिला वो 3rd क्लास का ही बच्चा है। मतलब राम और श्याम के बीच अब कोई और 3rd क्लास का बच्चा नहीं है, यानी राम के बाद जो 3rd क्लास का बच्चा उस लाइन में लगा हुआ है वो कौन है, श्याम। यानी राम का जो सक्सेसर होगा, राम का जो सक्सेसर होगा कौन होगा, सक्सेसर यानी परवर्ती, वो कौन होगा, राम का परवर्ती श्याम ही होगा, क्योंकि राम और श्याम के बीच में अब कोई और बच्चा नहीं है जो क्लास 3rd का है। बात इतनी समझ में आई बच्चों। यहाँ कितने स्टेप चलने के बाद, 3 स्टेप आगे बढ़ने के बाद राम का परवर्ती मिला है और 3 स्टेप पीछे आने के बाद राम का पूर्ववर्ती मिला है। लेकिन अब आपके मन में एक प्रश्न उठना चाहिए कि क्या सर जितने स्टेप पीछे जाने के बाद हमें पूर्ववर्ती मिलता है, फिक्स है कि उतने ही स्टेप आगे जाने के बाद हमें परवर्ती मिलेगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये संयोग है, लकवाइज ये आपको मिल गया है कि 3 स्टेप पीछे जाने के बाद आपको पूर्ववर्ती मिला है और 3 स्टेप आगे जाने के बाद परवर्ती मिला है। सामान्य जीवन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जितने स्टेप आगे जाने के बाद आपको परवर्ती मिलेगा उतने ही स्टेप पीछे जाने के बाद पूर्ववर्ती मिलेगा। बस इतना आपको ध्यान रखना है कि जैसे हमने राम का परवर्ती निकाला तो श्याम आया, अब राम और श्याम के बीच में कोई भी 3rd क्लास का बच्चा नहीं होना चाहिए, अन्यथा हम श्याम को राम का परवर्ती नहीं कहेंगे। ऐसे ही सत्यम और राम के बीच में क्लास 3rd का कोई और बच्चा नहीं होना चाहिए, अन्यथा हम सत्यम को राम का पूर्ववर्ती नहीं कहेंगे। देखिए, अगर आपके मन में डाउट है कि क्या 3 स्टेप पीछे गए तो 3 स्टेप आगे भी चलना पड़ेगा, हम दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्लास 4th का ले लेते हैं एक बच्चा, इसका अब हम परवर्ती और पूर्ववर्ती निकालते हैं। अब हम क्लास 4th के एक बच्चे का प्रीडिसेसर और सक्सेसर निकालेंगे, जिससे आपके मन में जो डाउट है इक्वल स्टेप का वो खत्म हो जाए। जैसे क्लास 4th का एक बच्चा है, इसका नाम है राहुल, आप कुछ भी अपना भी नाम रख सकते हैं। एक बच्चा है क्लास 4th का
ए है मोनू। एक इसके बाद अगला बच्चा है क्लास 4th का, जिसका नाम है सोनू। अब आप देखिए, राहुल का पूर्ववर्ती और परवर्ती हमें निकालना है। राहुल का परवर्ती निकालने का मतलब है कि राहुल के बाद इसकी क्लास का आने वाला जो अगला बच्चा है। राहुल का परवर्ती निकालने का मतलब है कि राहुल के बाद इस लाइन में जितने भी बच्चे खड़े हैं उनमें से राहुल के बाद राहुल की क्लास यानी 4th का जो अगला बच्चा होगा उसे हम राहुल का परवर्ती यानी सक्सेसर कहेंगे। जैसे राहुल के आगे क्लास 6 का बच्चा है तो ए इसका परवर्ती नहीं हो सकता, श्याम ए भी नहीं हो सकता क्योंकि क्लास 3rd का है। क्लास 4th का बच्चा है सोनू, मतलब राहुल के बाद जो इसकी क्लास का अगला बच्चा आ रहा है वो आ रहा है सोनू, यानी राहुल का सक्सेसर यानी परवर्ती कौन है? सोनू। सक्सेसर है किसका? राहुल का। कौन? सोनू। बात समझ में आई? क्योंकि आप देख रहे हैं राहुल और सोनू के बीच में अब कोई और 4th क्लास का बच्चा नहीं है। राहुल के बाद डायरेक्ट अगला जो बच्चा है वो सोनू ही है जो क्लास 4th का है, इसीलिए हम सोनू को राहुल का परवर्ती कहेंगे। लेकिन एक कितने स्टेप आगे जाने के बाद राहुल का परवर्ती मिला है? 1 2 3 प्लस 3 स्टेप आगे बढ़ने के बाद ही राहुल का परवर्ती मिला है। अब राहुल का पूर्ववर्ती देखना है। आप देख रहे हैं कि ये राहुल है। राहुल ने देखा कि पीछे हमारे कौन है? राम है जो कि 3rd क्लास का है, ये हमारा पूर्ववर्ती नहीं हो सकता। अगला देखा मोनू है, मोनू क्लास 4th। हाँ, राहुल को समझ में आ गया कि यही हमारा जो है पूर्ववर्ती है। क्या है इसका? प्रीडेसेसर है किसका? राहुल का। मोनू को हम राहुल का प्रीडिसेसर यानी पूर्ववर्ती इसलिए कहेंगे क्योंकि राहुल और मोनू के बीच में अब ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जो कि क्लास 4th का है। अगर इनके बीच में क्लास 4th का बच्चा कोई होता तो हम मोनू को राहुल का पूर्ववर्ती नहीं कहते। यहाँ आप देख रहे हैं कि केवल 2 स्टेप पीछे आने के बाद ही, जैसे ही आप 2 स्टेप पीछे आए, आपको राहुल का पूर्ववर्ती मिल गया। लेकिन यहाँ 3 स्टेप आगे जाने के बाद मिला। इसका मेरा ये समझाने का मतलब ये था कि जो स्टेप का कॉन्सेप्ट था कि आपके मन में ये डाउट ना रहे कि इक्वल स्टेप आगे और पीछे जाने के बाद ही आपको पूर्ववर्ती और परवर्ती किसी के भी मिलते हैं सामान्य जीवन में। मतलब कितने, ऐसा जरूरी नहीं है कि जितने स्टेप आगे जाएं उतने ही स्टेप पीछे जाने पे आपको पूर्ववर्ती और परवर्ती मिलेंगे। ये सामान्य सा कॉन्सेप्ट है। ये सामान्य जीवन से जुड़ा उदाहरण था जिसमें हमने पूर्ववर्ती और परवर्ती के बारे में समझा। अब देखते हैं मैथ की भाषा में बच्चों, गणित की भाषा में हम कैसे निकालेंगे। आपको बता दें, पूर्ववर्ती और परवर्ती जो है ये केवल प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या का ही निकलता है। मतलब कि जो पूर्ववर्ती और परवर्ती होता है वो प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या का ही निकलता है। मतलब कि परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, दशमलव संख्या, भिन्न, इनका जो है पूर्ववर्ती और परवर्ती नहीं निकलता है, केवल प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक संख्याओं का ही निकलता है। इतनी गहराई से जानकारी बच्चों आपको पूरे YouTube में कहीं भी नहीं मिलेगी। इसीलिए ये वीडियो थोड़ा लंबा होता जा रहा है, क्योंकि हमने देखा कि पूरे YouTube में कहीं भी ये सब नहीं बताया गया है। हमने बताया कि
पूर्ववर्ती और परवर्ती प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक का ही निकलता है। तो चलिए देखते हैं, प्राकृत संख्या ही ले लेते हैं। प्राकृत संख्या में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? 1 से शुरू होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे अनंत तक चलता है। अब आपसे अगर कोई पूछ ले कि 4, आपने एक ले लिया संख्या 4, अब इस 4 का आपसे कोई पूछ ले पूर्ववर्ती और परवर्ती यानी सक्सेसर और प्रीडिसेसर क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, काफ़ी अच्छे समझ में आएगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, देखना होगा 4 क्या है, एक प्राकृत संख्या है। अब प्राकृत संख्या में ही आपको देखना है, हमने क्या कहा था, जो इसका सक्सेसर और प्रीडिसेसर होगा सेम उसी के क्लास का होगा। अब 4 की क्लास क्या है, नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या। इसका जो भी पूर्ववर्ती और परवर्ती होगा वो प्राकृत संख्या से ही होगा। अब आप देखेंगे कि प्राकृत संख्या में 4 कहाँ है। आपने देखा कि 4 ए है। अब आपने देखा कि यहाँ तो जितने लोग हैं सब अपने ही क्लास के हैं, यानी आप अगर +4 में +1 कर देंगे तो आपको अगला बंदा मिल जाएगा 5, जो कि इसी क्लास का है, मतलब प्राकृत संख्या का ही है। तो 4 का हम +1 करने के बाद जो हमें मिला 4 धन 1 बराबर 5, मतलब 5 को 4 का क्या कहेंगे, परवर्ती कहेंगे बच्चों। क्यों कहेंगे? क्योंकि 4 और 5 के बीच में अब कोई और प्राकृत संख्या नहीं आती। 4 के बाद जो अगली प्राकृत संख्या है वो 5 ही है। अब आपसे कहा गया कि 4 का प्रीडिसेसर यानी पूर्ववर्ती निकालिए। तो आपने देखा 4 नेचुरल नंबर का है सदस्य। आप नेचुरल नंबर में गए और देखें कि 4 के पहले ऐसा कौन सा सदस्य है प्राकृत संख्याओं का जो कि इसके जस्ट पहले आता, उसके बीच में और कोई भी प्राकृत संख्या नहीं आती। आपने देखा कि 4 में जैसे ही हम -1 करते हैं तो हमें मिलता है 3, जो कि इसी नेचुरल नंबर का ही सदस्य है। इसका मतलब 4 का जो प्रीडिसेसर है वो 3 होगा, मतलब 4 - 1 = 3, मतलब 3 को 4 का पूर्ववर्ती कहेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? लेकिन ये कैसे मिला 4 के पहले 3? -1 करने के बाद। आपने देखा कि 4 में जब +1 कर देते हैं तो हमें 4 का परवर्ती मिल जाता है, और जब ऋण 1 कर देते हैं तो हमें इस संख्या का पूर्ववर्ती मिल जाता है। आपको बता दें बच्चों, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्याओं में +1 करने के बाद ही हमें परवर्ती मिल जाता है, और -1 करने के बाद ही हमें हमेशा पूर्ववर्ती मिल जाता है। इनमें ऐसा कभी भी नहीं होगा कि यहाँ आप +2 कर रहे हैं, यहाँ -3 कर रहे हैं। इनमें बच्चों, इनमें ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपको +2 या -3, +2 करने के बाद परवर्ती मिले, -3 करने के बाद पूर्ववर्ती मिले, ऐसा कभी भी नहीं होगा। इन तीनों में हमेशा आपको +1 करने के बाद परवर्ती मिल जाएगा और -1 करने के बाद पूर्ववर्ती उस संख्या का मिल जाएगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों प्राकृत संख्याओं से लेकर। जैसे आपको कोई बोल दे कि 6 का परवर्ती क्या होगा, तो आप इसमें क्या करेंगे, +1 तो 7 मिल जाएगा, क्योंकि 6 के बाद जो अगली संख्या आती है वो 7 ही आती है, और इसमें -1 कर देंगे तो 5 मिलेगा, जो इसका पूर्ववर्ती होगा, और 7 इसका परवर्ती होगा। क्योंकि इस 6 के बाद जस्ट अगला जो नेचुरल नंबर है वो 7 है, और 6 के पहले जो
नेचुरल नंबर है वो 5 ही आता है, +1 और -1 करने के बाद ही मिल जाता है। एक प्रश्न है बच्चों, क्या 1 का जो कि प्राकृत संख्या की क्लास से है, 1 का पूर्ववर्ती और परवर्ती दोनों संभव हैं? तो देखते हैं बच्चों, 1 में क्या करेंगे, +1 करेंगे, +1 करने से ही हमें क्या मिल जाएगा, 2। मतलब 2 जो है, 2 को 1 का परवर्ती कहेंगे। बात समझ में आई? और ये देखिए, ये भी कहाँ से है, प्राकृत संख्या में 2 है। तो आपको ध्यान रखना बच्चों, स्ट्रिक्टली ध्यान रखना है कि जो भी परवर्ती और पूर्ववर्ती आएंगे हमेशा उसी क्लास से आएंगे। अगर उस क्लास के नहीं है तो उसे हम पूर्ववर्ती या परवर्ती नहीं कहेंगे। अब इसका पूर्ववर्ती देखते हैं। +1 करने पे परवर्ती मिला, -1 करने पे हमें पूर्ववर्ती मिलेगा। 1 - 1 ये क्या होगा, 0। ये तो गड़बड़ हो गया बच्चों। क्यों? क्योंकि इसका जो परवर्ती था वो तो प्राकृत संख्या थी, लेकिन 0 क्या प्राकृत संख्या के समूह में है? नहीं है। इसका मतलब 1 का प्राकृत संख्याओं में 1 का पूर्ववर्ती नहीं निकलता, जबकि परवर्ती होता है। आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कि प्राकृत संख्या में 1 का परवर्ती तो होता है, लेकिन उसका पूर्ववर्ती नहीं होता है। प्राकृत संख्या की परवर्ती और पूर्ववर्ती के बारे में बच्चों इतनी ही जानकारी थी। जैसे आप जानते हैं कि पूर्ण संख्या क्या होता है, प्राकृत संख्या के समूह में अगर हम शून्य को भी शामिल कर दें तो पूर्ण संख्या का समूह बन जाता है। आप देखें कि प्राकृत संख्या में 1 का पूर्ववर्ती नहीं था, जबकि परवर्ती था, लेकिन पूर्ण संख्या में 1 का पूर्ववर्ती और परवर्ती दोनों होगा, क्योंकि पूर्ण संख्या में 1 में 1 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 2, जो कि पूर्ण संख्या में है। तो इसका परवर्ती 1 का हो गया, लेकिन 1 माइनस करने के बाद 1 में 1 - 1 क्या आएगा, 0, जो इसका पूर्ववर्ती होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा। क्योंकि, लेकिन आपको जरूरी क्या बोलना है कि पूर्ण संख्या में 1 का पूर्ववर्ती है, क्योंकि 0 पूर्ण संख्या में शामिल है। जैसे यहाँ 1 की कंडीशन खराब थी, इसका पूर्ववर्ती नहीं निकल रहा था, वैसे ही पूर्ण संख्या में 0 का पूर्ववर्ती नहीं निकले। जैसे आपको बोल दिया जाए पूर्ण संख्या में क्या 0 का पूर्ववर्ती और परवर्ती निकलेगा? आप देख लीजिए बच्चों, 0 में +1 करेंगे तो 1 आएगा, जो कि पूर्ण संख्या में है। हाँ, 0 का पूर्ववर्ती है जो कि 1 है, लेकिन 0 में -1 करेंगे तो आपको क्या आएगा, 0 - 1 बराबर ऋण 1। क्या ऋण 1 पूर्ण संख्या में है? नहीं है। इसका मतलब पूर्ण संख्या में 0 का कोई भी पूर्ववर्ती नहीं होगा। ठीक है बच्चों, हमने प्राकृत संख्या का देख लिया, पूर्ण संख्या का देख लिया। अब हम देखेंगे पूर्णांक संख्याओं का, यानी इंटीजर्स का। क्या इंटीजर्स के सभी एलिमेंट्स का, यानी उसके अंदर जितने भी सदस्य हैं, सभी का पूर्ववर्ती और परवर्ती निकलता है? तो देखते हैं बच्चों, क्योंकि प्राकृत संख्याओं में 1 का पूर्ववर्ती नहीं निकलता है और पूर्ण संख्याओं में 0 का पूर्ववर्ती नहीं निकलता है। अब हम देखते हैं पूर्णांक संख्याओं में। पूर्णांक संख्याएं बच्चों कहाँ से कहाँ तक होती हैं? -∞ से ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1, 0, 1, 2, 3 से लेकर प्लस अनंत तक होती हैं। जैसे आपसे कोई पूछा ऋण 3 का परवर्ती क्या होगा, ऋण 3 में आप 1 ऐड करेंगे, यानी ऋण 3 + 1 बराबर ऋण 2। ऋण 2 को हम ऋण 3 का परवर्ती कहेंगे, क्योंकि ऋण 2 पूर्णांक संख्याओं के समूह में है। अब अगर आपसे कोई पूछ लिया
ऋण 3 का पूर्ववर्ती क्या होगा? तो ऋण 3 में ऋण 1 करने के बाद हमें जो प्राप्त होगा ऋण 4, ये भी देखिए एक पूर्णांक संख्या ही है, यहाँ आएगा। तो इसलिए हम कहेंगे ऋण 3 का परवर्ती ऋण 2 है और पूर्ववर्ती ऋण 4 है। आपको बता दें बच्चों, आप खुद ही चेक कर लीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है। आप कोई भी पूर्णांक संख्या ले लीजिए, किसी का भी परवर्ती व पूर्ववर्ती निकालिए, सभी का मिलेगा। यहाँ ऐसा नहीं होगा जैसे प्राकृत और पूर्ण संख्याओं में था कि प्राकृत में 1 का नहीं निकल रहा था और पूर्ण संख्या में 0 का नहीं निकल रहा था पूर्ववर्ती। यहाँ कोई भी आप संख्या ले लीजिए, सभी का पूर्ववर्ती व परवर्ती दोनों निकलेगा। थोड़ा सा इसे हम व्यवस्थित तरीके से आप जिसे नोट्स बना लें, डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रीडिसेसर यानी पूर्ववर्ती, किसी प्राकृत पूर्ण और पूर्णांक का पूर्ववर्ती दी गई संख्या में एक जोड़कर प्राप्त होता है। मान लीजिए आपने कोई एक संख्या लिया है x, इसमें अगर आप +1 कर देंगे जो कि आएगा x+1, तो x+1 को हम x का परवर्ती कहेंगे और इसमें -1 कर देंगे यानी x-1 को हम x का पूर्ववर्ती कहेंगे। यही हमने आपको बहुत ही अच्छे से समझाया है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि प्राकृत संख्या में 1 का पूर्ववर्ती नहीं निकलता और पूर्ण संख्या में 0 का पूर्ववर्ती नहीं निकलता। बाकी पूर्णांक का कोई भी सदस्य ले लीजिए, सभी का पूर्ववर्ती और परवर्ती निकलता है। सक्सेसर यानी परवर्ती, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर का परवर्ती यानी सक्सेसर दी गई संख्या से एक घटाकर प्राप्त होता है। हमने समझा दिया आपको कि किसी दी गई संख्या में आपको स्पेशल कंडीशन बस ध्यान रखना, नेचुरल और होल नंबर की, बाकी सामान्य होगा। आप +1 करेंगे तो आपको सक्सेसर मिलेगा, -1 करेंगे तो प्रीडिसेसर मिलेगा। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा और कुछ नोट देख लेते हैं जो हमने आपको पहले ही बता दिया है। पूर्ववर्ती व परवर्ती केवल प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या का ही निकलता है, ये हमने आपको बता दिया है। परिमेय अपरिमेय दशमलव भिन्न संख्याओं का नहीं निकलता है। क्यों नहीं निकलता है, थोड़ा सा आपको जानकारी दे दें, वीडियो तो बहुत लंबी होती जा रही है। जैसे मान लीजिए आपने ले लिया 1/2 एक परिमेय संख्या, अब आपको बोल दिया गया कि इसका परवर्ती निकालिए, तो आपने इसमें किया +1, तो आपको क्या मिला 3/2 यानी कि 1.5 और ये क्या है 0.5। तो 0.5 के बाद आप क्या 1.5 को इसका परवर्ती कहेंगे? नहीं कह सकते, क्योंकि 0.5 के बाद आप तो ये जानते हैं कि +1 करने के बाद इसका परवर्ती निकल आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। 0.5 के बाद 0.51 भी तो है, तो हम इसको थोड़ी ना कह देंगे कि इसका परवर्ती है, क्योंकि जब हम इसे परवर्ती कह देंगे इन दोनों के बीच में अब कोई भी परिमेय संख्या नहीं होनी चाहिए। अगर हमने कह दिया कि 0.51 है इसका परवर्ती, तो कोई व्यक्ति आएगा बोलेगा नहीं इसके बीच में और परिमेय संख्याएं हैं। आपने कोई और परिमेय संख्या बता दिया, अगला बंदा आएगा बोलेगा और परिमेय संख्याएं हैं। इस प्रकार से हम कभी भी इसके बाद आने वाला परिमेय संख्या पता ही नहीं कर पाएंगे कि कौन आएगा, ना ही इसके पीछे आने वाला कोई परिमेय संख्या पता कर पाएंगे जिन दो परिमेय संख्याओं के बीच में कोई और परिमेय संख्या ना हो। इसलिए हम परिमेय अपरिमेय दशमलव भिन्न का सक्सेसर और प्रीडिसेसर नहीं निकाल सकते। ठीक है बच्चों, आप इसे पढ़िएगा बढ़िया से, समझ में आएगा। धन्यवाद।